हो गया है। यू वाई कितना है, यू वाई है यू साइन थीटा। अच्छा, एक्सेलरेशन इन वाई कितना है, माइनस का जी। ये वाला टाइम कितना है, ये टाइम है टाइम ऑफ एसेंट, ये माइनस जी टी हो जाए। ये हमारे पास में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या कहता है, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब आप एक चीज ना याद करो, सॉरी यू एक्स हमारे पास में यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, और ये कितना है 2u साइन थीटा बाय जी। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो 2u कि टाइम ऑफ फ्लाइट एट 30 डिग्री ये कम होगा किससे, टाइम ऑफ फ्लाइट एट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक झा एंड वेलकम यू ऑल ऑन अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने एकदम बेसिक बातें डिस्कस करी थी, सिर्फ कि गैलीलियो स्टेटमेंट क्या होता है और किस तरीके से दो एक्सिस पे जब पार्टिकल एक साथ मूव करता है तो इसे प्लेनार मोशन कहते हैं। आज हम लोग इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल देखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअल में। हम प्रोजेक्टाइल मोशन में 3 टर्म रिलेटेड होते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। हम इन तीनों चीजों की डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मूले निकालेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि इसको याद कैसे रखा जाए, और देन उसके बाद हम लोग करेंगे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। तो आइए पेन कॉपी निकालो और हेडिंग लगा लो। एंड अगेन माय नेम इज दीपक झा एंड दिस इज अवर चैनल ऑर्बिट एजुकेशन स्टार्टिंग द लेक्चर। तो बच्चों, आप लोग पेन कॉपी निकालो और नोट्स बनाना स्टार्ट करो। आई होप आपने लास्ट वाला लेक्चर जरूर से अटेंड कर लिया होगा और आपको चीजें समझ में आ गई होगी। लास्ट लेक्चर में कोई भी एक आधा डाउट अगर रहता है तो मैंने कमेंट चेक किया, फिलहाल तो कोई कमेंट डाउट वाला नहीं आया हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और इस लेक्चर पे आने से पहले आप लोग हमारे रेक्टिलिनियर मोशन की भी प्लेलिस्ट को कंप्लीटली फॉलो कर लीजिए और इस प्रोजेक्टाइल मोशन के सीरीज के लेक्चर नंबर 1 को देख करके आइए, ताकि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए। और जो डाउट अगर आपको आ चुके हैं लास्ट लेक्चर में या फिर रेक्टिलिनियर मोशन के दौरान भी, वो डाउट भी आज भी रिजॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि मैंने लेक्चर को कुछ इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि जो भी चीजें हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं उन सभी चीजों की नीड पड़ती रहेगी, बार बार वही चीजें दोबारा हमें नीड पड़ेगी। तो अगर हमें पहले कोई डाउट आया हुआ है उसको अगर हम और अच्छे से समझना चाहे, उसको और क्लियर करना चाहे, तो हमको आगे बढ़ते बढ़ते वो डाउट अपने ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के टर्म के डेरिवेशन को लेकर के। मैं अगर इसमें पहला टर्म मैं आपको बताऊं तो पहला टर्म क्या होता है, पहला टर्म होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। सर क्यों हमेशा पहला टर्म टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों होता है? कोई सा भी टर्म हो सकता है, स्टैंडर्ड बुक्स में मैंने देखा है कि हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट को लेकर के बात पहले की जाती है, अदर टीचर्स भी पहले इसी के बारे में बात करते हैं क्योंकि इसको समझना भी आसान होता है। तो पहले मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम दोबारा से बना देता हूं, जो मैं पहले ही बना चुका हूं जब मैंने आपको उसमें जनरल आइडिया को डिस्कस किया था कि प्रोजेक्टाइल में जनरली होता क्या है। एक प्रोजेक्टाइल की वीडियो लास्ट भी हो चुकी है, उसमें मैंने आपको यह बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जनरली क्या क्या चीजें हम लोग देखेंगे। मैंने आपको पूरा इस बात पे ध्यान डलवाया था कि एक्स के पैरामीटर वाई को अफेक्ट नहीं करेंगे और वाई के पैरामीटर एक्स को अफेक्ट नहीं करेंगे, और दोनों एक्सिस के इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने अलग अलग टेबल बनवा दी थी। आइए उसी चीज को अप्लाई करके आज हम सारे टर्म को निकालते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे पास में आती है। तो अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम अगर बनाना चाहूं तो पहले मैं इसकी दोबारा से हेडिंग लगा देता हूं। आज जो मैं आपको कराने जा रहा हूं वो प्योर डेरिवेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन के टर्म्स की। अगर आपके स्कूल में कभी भी सवाल आता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशन करिए, तो जो आज आपको मैं सिखाऊंगा वो सब आपको करना है, देन उसके बाद हम न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो आज जो मैं करने जा रहा हूं प्रोजेक्टाइल में भी कौन सा प्रोजेक्टाइल करने जा रहा हूं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। लास्ट लेक्चर में मैंने इसके जनरल आइडिया को डिस्कस किया था, जो भी आज हम करेंगे ना उसके बेसिक को डिस्कस किया था सिर्फ उसे। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, आइए इसमें क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। तो सबसे पहले तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास में वाई एक्सिस है, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है। अगर मैं इस तरीके से बॉल को फेंकता हूं तो बॉल कुछ ऐसे जमीन पे जाएगा। बॉल को शुरुआत में फेंका गया था किसी थीटा एंगल पे, किसी थीटा एंगल पे फेंका गया था। उसकी जो स्पीड थी वो थी यू मीटर पर सेकेंड। तो अब ये कुछ इस तरीके से जा रहा था और दोबारा ये जमीन पे गिर जाता है। जहां चलना स्टार्ट हुआ, जहां तक ये पहुंचा, इस दूरी को हम लोग कहते हैं आर, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज। और जहां ये पहली बार गिरता है उस टाइम को हम लोग कहते हैं
कैपिटल टी, ये होता है हमारे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट। आइए टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालते हैं। दोबारा से अगर मैं इसमें थोड़ा ध्यान दिलवाना चाहूं तो क्या हो रहा था, मैंने आपको बोला था एक्स एक्सिस में जो पोजीशन है, जो कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन वाई में पहले बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, फिर घटा। अच्छा, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम हुआ उसके बाद पार्टिकल और ऊपर नहीं गया। अगर पार्टिकल और ऊपर नहीं गया तो क्या वाई में वो चलना बंद कर दिया? अब अगर वो वाई में चलना बंद कर गया तो क्या वाई में जो स्पीड होगी, यानी कि जो वी वाई होगी, क्या वो जीरो होगी? तो हमें यहाँ क्या याद रखना है, हाईएस्ट पॉइंट पे, मैक्सिमम हाइट पे हमेशा क्या होता है, पार्टिकल का वी वाई जीरो हो जाता है, क्योंकि वो मैक्सिमम ही बना तब जब वो जीरो हो गया। क्योंकि अगर वो जीरो नहीं होता तो थोड़ा और ऊपर जाता तो ये वाला पॉइंट तो मैक्सिमम नहीं बनता ना। कभी भी मैक्सिमम पार्टिकल तभी बनेगा जिस पॉइंट पे जाकर के ऊंचाई पे वाई एक्सिस में रुक जाए पार्टिकल। अब अगर वाई एक्सिस में रुक गया पार्टिकल तो इसका मतलब वाई एक्सिस में जीरो उसकी स्पीड होगी। हाँ ऑफकोर्स एक्स में कुछ स्पीड होगी, तो जब भी हमसे ये पूछा हुआ रहेगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बता दो, तो हम केवल और केवल वी को काउंट करेंगे, और वी यहाँ पे जीरो नहीं होगा क्योंकि पार्टिकल तो लगातार एक्स में चलता जा रहा है। आइए, तो एक पैरामीटर हमारे पास हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट, एक पैरामीटर हुआ हॉरिजॉन्टल रेंज, और ऑफ कोर्स ये जो मैक्सिमम हाइट है इसको हम दिखाते हैं कैपिटल एस से। एक पैरामीटर हुआ हमारे पास में यही चीज हमको फाइंड आउट करनी है। तो पहली चीज क्या है हमारे पास में, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। तो पहले तो हेडिंग लगा लेते हैं। पहली चीज हमारे पास में क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एक ऐसा टाइम जब तक ऑब्जेक्ट, जब तक प्रोजेक्टाइल हवा में था। इसको दिखाते हैं हम कैपिटल टी से। अच्छा, इस कैपिटल टी के लिए पहले क्या करते हैं, हम मोशन को थोड़ा सा आसान बनाते हैं। कैसे बनाएंगे आसान, यहां से यहां तक गया पार्टिकल, तो यहां से यहां तक जाने में मैं बहुत अगर ध्यान से देखूं तो मेरे पास में जो मैं लास्ट क्लास में कर चुका हूं, मैं फिर से एक बार शॉर्ट में करता हूं। अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो x में क्या पूरी की पूरी u है? नहीं, x में सर पूरी की पूरी u नहीं है, थीटा एंगल पर है, तो x में क्या हो जाएगा, u cos थीटा। ओके, और साइन y में कितना हो जाएगा, u sin थीटा। तो u y कितना हो जाएगा, u sin थीटा। इतना समझ में आ गया हमें। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, मैक्सिमम पॉइंट पे क्या कह रहा हूं मैं, y ना जीरो हो गया तो मैक्सिमम हाइट पे u y जीरो हो जाता है। सॉरी, u y जीरो नहीं होगा, u y तो रहेगा कुछ ना कुछ, u x भी रहेगा। जरा ध्यान सुनना, u y मैक्सिमम पॉइंट पे घटते 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 जीरो हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि u y की वैल्यू जीरो हो गई है। अरे जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो यही वैल्यू u y, अच्छा देखो हो क्या रहा है, सबसे पहले वो ऊपर जा रहा है, चलना बंद हो गया। इसका मतलब जब वो चलना स्टार्ट किया था तब उसकी स्पीड कितनी थी, u sin थीटा। जब वो यहां पहुंचा तो y में उसकी स्पीड कितनी है, जीरो। इसका मतलब u sin थीटा की वैल्यू धीरे धीरे घट रही है। सर क्यों घट रही है, क्योंकि नेगेटिव y में, यानी कि नीचे की तरफ, हमेशा नीचे की तरफ, यानी कि एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस क्या लग रहा है हमारे पास में, माइनस का जी लग रहा है। तो ये जी इसको घटा करके जीरो कर दे रहा है, ये जी इसको घटा करके जीरो कर दे रहा है। अच्छा, अब ये जीरो हो गया वाई एक्सिस में, उसके बाद फिर से तो एक्सेलरेशन लगना बंद तो नहीं हुआ जी, तो अब नीचे की तरफ स्पीड बढ़ने लग गई। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, y के लिए u y, सबसे पहले तो ना u y की वैल्यू घट रही है, सबसे पहले u y की वैल्यू घट रही है। तो पहले u y की वैल्यू ये थी, अब घटना स्टार्ट हुआ, और घटा और घटा, एक टाइम पे आकर के जीरो हो गया। फिर अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, सबसे ज्यादा बढ़ गया। तो पहले वो सबसे ज्यादा था, जैसे जैसे घटा पहुंच के रुक गया, फिर वो नीचे की तरफ बढ़ता रहा। ये सिचुएशन है, ये एक तरीके का डायग्राम है। वाई एक्सिस में पहले स्पीड क्या थी, सबसे ज्यादा थी, फिर धीरे 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 घटी। एमसीक्यू में कई बार पूछते हैं कि वेलोसिटी वाई में क्या हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि वाई में कोऑर्डिनेट पहले बढ़ा फिर घटा। अरे कोऑर्डिनेट तो बढ़ रहा है, y का कोऑर्डिनेट तो बढ़ रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी घट रही है, तभी तो वो एक पॉइंट पे जाकर के रुक गया। उसके बाद वो फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ। अच्छा, अब ध्यान सुनना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या हो रहा है, क्या u x पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या,
क्योंकि क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन है वो जीरो है। ये बात हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये एक्स में यूनिफॉर्म मोशन होता है और वाई में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, यानी कि सेम वैल्यू से एक्सेलरेशन y में हो रहा है लेकिन x में वो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है। इसका मतलब x में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगा। अब ये सारी बात रेक्टिलिनियर मोशन में मैंने करी थी कि जिस एक्सिस में जिस तरफ एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होती है उसमें वेलोसिटी कभी चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम ही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन आपने जीरो कर दिया तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो गई है। अब चेंज इन वेलोसिटी अगर जीरो हो गई है तो जो इनिशियल वेलोसिटी था वही फाइनल वेलोसिटी रहा होगा। आइए तो हमें क्या याद रखना है, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वाई एक्सिस में पहले घटते घटते जीरो हुई, फिर बढ़ते बढ़ते बहुत सारी वैल्यू हो जाएगी, देखेंगे क्या होगा। ठीक है, अच्छा जब पार्टिकल ये गिर रहा होगा यहाँ पे ऐसे करके तो ऑफ कोर्स जिस एंगल से वो निकला होगा उसी एंगल पे वो गिरेगा। सर क्यों, ऐसा क्यों होगा, कभी आने वाले टाइम में हम इसको प्रूफ कर लेंगे। अच्छा एक्स में तो कभी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, एक्स में तो कभी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है सर एक्स में स्पीड, क्योंकि एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो शुरुआत में था वही लास्ट में रहा होगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी रही होगी ना वी एक्स वो कितनी रहती है, u cos थीटा जो शुरू में था, यानी कि वी एक्स बराबर यू एक्स होगा, क्योंकि अगर ax जीरो है तो जो वी एक्स की वैल्यू है वही क्या यू एक्स की वैल्यू होगी, क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। अच्छा कुछ स्पीड यहाँ पे y में भी रही होगी वी वाई। अच्छा क्या सर यही वाली स्पीड रही होगी, एक्चुअल में वही आएगा। बिल्कुल मैं बोल रहा हूं ना, जो चीज घटते घटते जीरो हुआ तो ये घटाया किसने, इसको जी ने, अब बढ़ाया कौन, इसको जी, तो जी ही घटा रहा है तो उसी तरीके से घटाएगा और जी ही बढ़ा रहा है तो उसी तरीके से बढ़ाएगा। तो ऑफ कोर्स वही वैल्यू आने वाली है, आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे। फिलहाल तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट पे फोकस करते हैं। ये इतनी बातें मैं लास्ट लेक्चर में कर चुका हूं, आइए फिर से समझते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट में पहला काम क्या, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा होता है इस टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट इसको मैं दिखा देता हूं टी ए से, तो मैं इसके भी दो हिस्से कर देता हूं। टाइम ऑफ एसेंट यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाने वाला टाइम, सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाने वाला टाइम। अच्छा जब वो ग्राउंड से लेकर के ऊपर तक पहुंचा तो एक्चुअल में हुआ क्या, वी वाई जीरो हो गया। एक्चुअली में वी वाई क्या हो गया, जीरो हो गया। एक्स में तो सर कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब हम अभी एक्स पे कोई फोकस नहीं रखेंगे। चेंज क्या हो रहा है, वाई हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ वाई पे फोकस रखेंगे, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट वो टाइम है जब वी वाई जीरो हो गया होगा, तो सिर्फ और सिर्फ वाई फोकस करते हैं। अच्छा यू वाई कितना है हमारे पास में, यू वाई हमारे पास में यू साइन थीटा। वी वाई कितना है सर, वी वाई हम निकाल क्या रहे हैं, टाइम ऑफ एसेंट निकाल रहे, तो टाइम ऑफ एसेंट पे वी वाई तो जीरो हो गया। टाइम ऑफ एसेंट पे जब वो यहां से लेकर के चलना स्टार्ट किया फिर वो खत्म किया अपना टाइम, यहां से लेकर के यहां तक का टाइम क्या है, टाइम ऑफ एसेंट। इस टाइम पे वी वाई कितना है, वी वाई है जीरो। एक्स में तो अभी हम ध्यान दे ही नहीं रहे। चलिए एक्सेलरेशन एक्स में कितना, वाई में कितना है, एक्सेलरेशन है वाई में माइनस का जी। टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम आ जाएगा टी ए यानी कि टाइम ऑफ एसेंट। मेरे पास में इनिशियल वेलोसिटी है, मेरे पास में फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, तो मैं क्या लगाऊंगा, v बराबर u प्लस में at, ये वाली इक्वेशन लगाता हूं, तो v इक्वल्स टू u प्लस at। लेकिन थोड़ा तरीके से लगाएंगे हम इस इक्वेशन को, सिर्फ और सिर्फ y की बात कर रहे हैं तो अगेन गैलीलियो स्टेटमेंट यहां पे आ जाएगा, y एक्सिस का फाइनल वेलोसिटी बराबर y एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी y एक्सिस का इनटू में टाइम। vy कितना हो गया है, जीरो हो गया है। uy कितना है, uy है u साइन थीटा। अच्छा एक्सेलरेशन इन y कितना है, माइनस का g। ये वाला टाइम कितना है, ये टाइम है टाइम ऑफ एसेंट, ये माइनस gt हो जाएगा इधर आकर के प्लस gta हो जाएगा, यानी कि g टाइम्स टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू u साइन थीटा। तो यहां से टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू कितनी आ गई है, u साइन थीटा बाय g। थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना, u साइन थीटा बाय जी हमको याद यही रखना है। एक टाइम ऑफ एसेंट मैंने आपको रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ाया था, जब मैंने पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका था तो मैंने आपको बोला था जिस लेवल से फेंका है, जिस लेवल से फेंका है उसी लेवल पे वापस आने में, जैसे यहां से लेकर के मैक्सिमम हाइट तक गया तो ये वाला आया था u बाय जी आया था, जाने वाला टाइम u बाय जी, फिर आने वाला टाइम u बाय जी, तो हो जाता था 2u बाय जी। अच्छा मैंने u किसको बोला था, पूरी की पूरी y एक्सिस में बोला था, इसका मतलब u इन y एक्सिस बाय जी, u इन y एक्सिस बाय जी, यानी कि ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट कितना आता था, u इन y एक्सिस बाय जी। यहां भी कुछ ऐसा ही आया है,
u इन y एक्सिस कितना है, u साइन थीटा, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं u इन y एक्सिस बाय g। तो जो पहले पढ़ा हमने इससे पिछली वाली यूनिट में रेक्टिलिनियर मोशन में, कुछ वही चीजें तो फॉलो हो रही है। अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है सर? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इक्वेशन वही है जो वहां पढ़ी थी। हाँ यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ y में लगा रहे हैं तो यहाँ पे y आ गया, और यही इक्वेशन हम वहां पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस से मूव करता था तो वो चीज वहां आती थी, उसमें ux uy वाली बात ही नहीं थी। तो पूरी की पूरी जो u थी वो y एक्सिस में ही थी, तो मैंने पूरा u लिख दिया। यहाँ पे uy में कुछ अलग है तो हमें न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ uy रखना है। अच्छा सर क्यों रखना है? क्योंकि यहां से यहां तक जाने का टाइम है ना ये, तो हम तो खुद ही y को कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए सारा का सारा फोकस हमारा y पर है। तो आई होप बच्चों आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आई होगी, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। मैं तब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। विजिबल भी है, एक एक चीज है विजिबल है। आइए अब इसमें टाइम का दूसरा हिस्सा क्या होता है उसको समझिए। टाइम का दूसरा हिस्सा सुनिए ध्यान से। अगर मेरे को पूरा देखो यहां से लेकर के यहां तक का टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से लेकर के यहां तक का पूरा यहां तक का टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर मैं क्या करूं, मैं फिर से y में ही फोकस कर रहा हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा टाइम है? जब पार्टिकल गया फिर वापस y में जीरो हो गया। जैसे कि यहाँ पे अगर पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट कितना था, जीरो, x कोऑर्डिनेट भी जीरो था। चलते 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 y कोऑर्डिनेट फिर कितना हो गया, जीरो, लेकिन x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, r। तो अगर मैं यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखूँ ना तो कोऑर्डिनेट आएगा x में आ जाएगा r, y में आ जाएगा जीरो। ठीक है, यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूँ तो दोनों ही क्या है, जीरो है। तो किसका कोऑर्डिनेट चेंज हुआ? कोऑर्डिनेट चेंज हुआ x का, जीरो से r हो गया। y में तो यहां भी जीरो था यहां भी जीरो था। तो मैं ध्यान से इस पार्टिकल में ना पोजीशन वाली इक्वेशन लगाता हूं जो मैंने लास्ट क्लास में डराइव भी करी थी। क्या पोजीशन वाली? और पोजीशन किस में? सिर्फ सिर्फ y में। क्यों? y में पार्टिकल का पोजीशन फिर से जीरो हो गया। y में पार्टिकल का पोजीशन शुरुआत में जीरो था फिर से दोबारा जीरो हो गया। तो किस टाइम पे जीरो हुआ होगा? सुनिए ध्यान से। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन s में कौन सा लिख रहा हूं, y एक्सिस का, s बराबर ut। अच्छा तो u भी इसका लिखूंगा y एक्सिस का, t यहां पे मेरे को टाइम पे तो ध्यान देना ही है, प्लस में हाफ एक्सेलरेशन इन y एक्सिस अगेन t स्क्वायर। देखिए ध्यान से, अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज लिखूं uy कितना है मेरे पास में, u sin थीटा। अच्छा sy कितना है? तो sy तो जीरो हो गया। मैं क्या चीज कैलकुलेट कर रहा हूं? मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर रहा हूं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। आइए तो sy फिर से जीरो हो गया, और मैं किस तरीके से सोच रहा हूं वो चीज भी मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूं कि आपको भी क्या सोचना है करते वक्त। मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे को तो याद चीज है, मैं चाहूं तो एक बार मैं करा दूं, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। आप फिर से दोबारा रिवाइज करोगे फिर भूलोगे, फिर रिवाइज करोगे फिर भूलोगे। तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरीके से मैं हर चीज के y को लेकर के चीजों में आगे बढ़ रहा हूं, हर चीज का y अगर आपको पता तो आप खुद भी आगे बढ़ जाओगे। ऐसा क्यों हो रहा है? फिलहाल तो आपको बस इतना याद रखना है, फिलहाल तो आपको इतना याद रखना है। आइए उस पर फोकस करते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पे। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जब y फिर से जीरो हो गया। uy कितना है? तो u साइन थीटा। अच्छा यहां से यहां तक का टाइम, क्योंकि y यहां जीरो था यहां जीरो था, तो ये वाला टाइम लिख रहे होंगे। ये वाला टाइम कितना? ये वाला टाइम है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है, माइनस का g। ये टाइम कितना है, कैपिटल T का स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस GT स्क्वायर बाई 2 इधर आकर के। चलो ठीक है, मैं इधर नहीं लेकर के आता। ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, कुछ ऐसे बन जाएगी, u साइन थीटा इंटू कैपिटल T माइनस का GT स्क्वायर बाई 2। अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो इसमें से एक कैपिटल T कॉमन आ रहा है, तो कैपिटल T निकाला मैंने कॉमन, रह क्या गया हमारे पास में, u साइन थीटा माइनस GT बाय 2। इतना समझ में आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक है तो ये क्वाड्रेटिक से हमने t को कॉमन निकाल लिया, तो दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा या तो कैपिटल T पहला वाला टर्म पूरा का पूरा जीरो होगा, या फिर दूसरा वाला टर्म जीरो होगा, u साइन थीटा माइनस का GT बाय 2 ये जीरो होगा। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे ये वाला, इस वाले के लिए मैं बात करता हूं, ये वाला क्यों आया है। जब पार्टिकल शुरुआत में y में डिस्प्लेसमेंट जीरो था तब टाइम कौन सा था, जीरो।
अब जब दोबारा आ गया तो दूसरे वाले की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से आएगी, वो मैं यहाँ से निकालता हूँ। देखिए GT/2 उधर ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा u sin थीटा इक्वल्स टू GT/2। t को छोड़ देंगे इधर, क्या मिलेगा हमें 2u sin थीटा बाय जी। मैं एक बार देखता हूँ बच्चों, कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा होगा, विजिबल होगा, हाँ विजिबल भी है। तो हमारे पास में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन कितना आ गया, जरा ध्यान से देखो। तो 2u sin थीटा बाय जी। अच्छा, टाइम ऑफ एसेंट कितना आया था, u sin थीटा बाय जी। मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, मैं यहां लिखता हूं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 2 टाइम्स टाइम ऑफ एसेंट है। समझने वाली बात पता है क्या है, जितना टाइम यहां से टॉप पर जाने में लगा उतना ही टाइम टॉप से डाउन में जाने, क्योंकि ये भी TA है ये भी TA है। पर सर हम तो जाने वाले टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। अगर मेरे को हमें एक चीज पता है, मैं ये चीज हटा रहा हूं यहां से, ये चीज मैं हटा रहा हूं। देखिए हमें पता है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो 2 टाइम का हिस्सा होता है, एक होता है टाइम ऑफ एसेंट, एक होता है टाइम ऑफ डिसेंट। मेरे पास में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2u sin थीटा बाय जी। अच्छा, टाइम ऑफ एसेंट कितना है u sin थीटा बाय जी प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। सॉरी, देखिए अब अगर मैं यहां से सॉल्व करके टाइम ऑफ डिसेंट की इक्वेशन निकालूं तो मैं क्या करता हूं ना, मैं इसको हटा देता हूं, आप लोग तो एक ही तरफ से नोट करते रहिएगा, ठीक है, पॉज कर करके स्क्रीन को। देखिए क्या आएगा हमारे पास में 2u sin थीटा, u sin थीटा, तो 2u sin थीटा बाय जी, और ये u sin थीटा बाय जी इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, u sin थीटा बाय जी इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। ये 2 टाइम्स x है, ये x है, तो 2x में से एक x गया तो क्या x बचता है, तो u sin थीटा बाय जी ही बचेगा। ये आ गया हमारा टाइम ऑफ डिसेंट। क्या सीखे हम यहां से, टाइम ऑफ एसेंट u sin थीटा बाय जी, टाइम ऑफ डिसेंट u sin थीटा बाय जी। इसका मतलब टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट होता है, क्योंकि जितना टाइम जाने में लगा उतना ही टाइम आने में लगा, और उनकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है, u sin थीटा बाय जी, u sin थीटा बाय जी। अब जरा ध्यान सुनना, यही चीजें मैंने आपको रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ाया था। यहां से टॉप पे जाने का u बाय जी, क्यों u बाय जी, क्योंकि पूरा का पूरा u y एक्सिस में था। पर अब यहाँ पे पूरा का पूरा u y एक्सिस में नहीं है, यहाँ पे जो y एक्सिस में वो सिर्फ u sin थीटा है। तो ऊपर जाने में u sin थीटा बाय जी, फिर दोबारा आने में u sin थीटा बाय जी, टोटल कितना हो जाएगा 2u sin थीटा बाय जी। तो आई होप आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। TA बराबर TD है, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 2 टाइम्स ऑफ TA है, और जो TA है वही तो TD है। तो कुछ रिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। याद क्या रखना है, एक बार आप करोगे, मैंने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट में 3 तरीके के टाइम पढ़ाए। ऊपर जाने वाला टाइम u sin थीटा बाय जी, नीचे जाने वाला टाइम u sin थीटा बाय जी, टोटल टाइम 2u sin थीटा बाय जी। बस इतना आपको याद रखना है, और मैंने क्या क्या चीजें करी वो आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। तो आई होप आपको हर एक चीजें समझ में आई होंगी। आइए, मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, मैं आपको बोलता कि यहां से ऊपर जाने का टाइम क्या होता है u बाय जी, जो अपने रेक्टिलिनियर पढ़ा था। तो यहाँ पे u की जगह uy है, तो क्या हो जाएगा यहां से यहाँ तक जाने का uy बाय जी। तो मैं क्या ऐसे भी तो लिख सकता था, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय जी है, और जिसमें से u sin थीटा क्या है uy है, तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा 2uy बाय जी। आप लोगों को लग रहा होगा सर एक ही चीज को कितने तरीके से याद रखवाओगे, पता है सवाल में आपको मैं ऐसा कराऊंगा जिसमें आपको ये भी याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, दोनों काम का है और दोनों आसान भी है। मैं तो कहता हूं यही याद रख लो, क्योंकि हमें पता है कि uy में u sin थीटा होता है, क्योंकि थीटा जो एंगल होता है वो हॉरिजॉन्टल साथ होता है। शुरुआत से एक एक चीज अगर आप समझोगे, तभी तो मैं कह रहा हूँ प्लेलिस्ट को अगर ढंग से फॉलो करोगे आपको हर चीज समझ में आएगी, आपको हर चीज समझ में आएगी। अब यहाँ पे uy क्यों लिया गया, क्योंकि टाइम का जो फैक्टर है वो y पे ही डिपेंड कर रहा है, किस टाइम से लेकर के किस टाइम के बीच में वेलोसिटी y में 0 हो गई होगी, इसलिए यहाँ पे y आ रहा है। इससे पिछले वाले में जब मैंने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ाया था तो उसमें सारी की सारी जो u थी वो वर्टिकल ही था, तो यहाँ पे 2u बाय जी था।
अब क्या है 2u/g है। तो कुछ चीजें जो आपने ढंग से पढ़ी है तो आपको पुरानी चीजें पूरी हेल्प करेगी कि क्यों ऐसा है, और कोई भी चीज कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगी अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो आई होप आपको टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर एक बार दोबारा बताता हूँ, 2u/g, u/g और फिर आने का भी u/g। तो 3 तरह के टाइम है, और टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट होता है, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2 टाइम्स ऑफ डिसेंट होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आई होप आपको एक चीजें क्लियरली समझ में आई होगी। अब आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब डिराइव करते हैं मैक्सिमम हाइट को पहले निकालते कि सर इस हाइट का फॉर्मूला क्या आने वाला है। तो मैं टाइम से रिलेटेड हर चीज यहाँ पे रब कर देता हूँ। एक बार स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए अच्छे से, जब तक मैं पानी फिर से पी लेता हूं। आइए चलिए अब डिराइव करते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन, और मैं हर एक चीजें बता रहा हूं आपको, हर एक चीजें, और हर चीज आपको याद भी रखनी है। जिस फॉर्मूले को मैंने बोला याद रखने के लिए उसको याद रखोगे तो कुछ सवाल आपसे जल्दी हो जाएंगे। नहीं याद रखोगे दूसरों से पीछे रह जाओगे, आते हुए भी सवाल एग्जाम में नहीं करके आ पाओगे, फिर बोलोगे कि टाइम ज्यादा लगता है, लेंथी पेपर आया था। असल में लेंथी पेपर नहीं आया था, जो स्ट्रेटजी मैंने बताई आपको वो फॉलो करोगे तो कोई पेपर आपको लेंथी नहीं लगेगा और चीजें आसान भी लगेगी। आइए मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, सुनिए ध्यान से। मैक्सिमम हाइट अपने आप में क्या है? मैक्सिमम हाइट वो जगह है, वो पॉइंट है जहां पे y मैक्सिमम है। y का कोऑर्डिनेट इससे ऊपर कभी नहीं हुआ, ठीक है। अब सुनिएगा, तो मैं पहले हेडिंग लगाता हूं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट को कैपिटल H से दिखाते हैं। आइए मैं अगर बहुत ध्यान से देखूं तो मेरे को यू वाई क्या पता है, क्या u साइन थीटा है, गिवन है। और छोटी छोटी बातें, इसलिए मैंने प्रोजेक्टाइल के इंट्रोडक्शन को एक अलग तरीके से बताया, डेरिवेशन को मैं एक अलग तरीके से बता रहा हूं, मतलब अलग लेक्चर में बता रहा हूं। जी और यू के बीच में कितना एंगल होगा इनिशियल में, स्टार्टिंग में क्या होगा, ये सब मैं बातें करा चुका हूं। एंड में क्या होगा आज मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो वो लेक्चर भी जरूर से देखिएगा, ये नहीं सोचेगा कि सिर्फ इस लेक्चर से प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छा हो जाएगा। अगर आपको हर एक चीजें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाना है, कहीं कुछ भी आपको डाउट नहीं रहना है, तो आपको हर एक चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, उसका कोई तोड़ नहीं है। चीजें अगर आप इधर उधर से मिस करोगे, कुछ चीजें आप गड़बड़ तौर पे देखोगे, हाँ चलो ठीक है स्किप कर देते वीडियो को आगे बढ़ते, तो वो कॉम्प्रोमाइज है और कॉम्प्रोमाइज का कॉस्ट होता है, वो कॉस्ट आपको चुकानी पड़ेगी। अगर आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है तो आपको लिए कुछ नहीं, आप बस ढंग से नोट्स बनाओ, पूरा फॉलो करो, सब कुछ समझ में आएगा, ये गारंटी है। आइए तो यू वाई क्या है, यू साइन थीटा। वी वाई क्या है, अब सुनिएगा, मेरे को मैक्सिमम हाइट पे वी वाई निकालना है, ये तो 0 है क्योंकि मेरे लिए कंसर्न क्या है, अभी मैक्सिमम हाइट निकालना है। अच्छा एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस कितना है, माइनस का जी। अच्छा डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस कितना हो गया है, तो वही हो गया है कैपिटल एच। अच्छा मैं यहां से यहां की बात करूं तो ऊपर की तरफ कैपिटल एच हुआ है तो प्लस का एच होगा। क्या कोई इक्वेशन है जो इन चीजों को रिलेट करती है? बिल्कुल करती है। ये वाली इक्वेशन देखो, वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, दो वाली इक्वेशन मैंने लगाई यहाँ पे। आइए वी वाई कितनी है हमारे पास में, 0 का स्क्वायर। यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2। ए वाई कितना है हमारे पास में, ए वाई है माइनस का जी। एस वाई कितना है, एस वाई है एच, ऑफकोर्स ऊपर की तरफ है तो कैपिटल एच, पॉजिटिव का कैपिटल एच, तो ये हो जाएगा माइनस का 2gh, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2gh बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से कैपिटल एच कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। बहुत जरूरी फॉर्मूला है ये हमारे पास में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या कहता है, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब आप एक चीज ना याद करो, जब मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल किसी एंगल पे नहीं सीधे वर्टिकली अपवर्ड फेंका था मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो हाइट का फॉर्मूला है तो होता है यू स्क्वायर बाय 2g। याद करना, नोट्स में आप चेक करो, मैंने प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा है, किसमें, रेक्टिलिनियर मोशन में, यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g। क्यों यू स्क्वायर बाय 2g, क्योंकि पूरा का पूरा जो यू था वो वाई में ही था,
यहां पे y में कितना है, u sin थीटा का स्क्वायर बाय 2g। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, u y का होल स्क्वायर बाय 2g। तो जो पहले पढ़ा, पहले क्या था, y में पूरा का पूरा u था, तो u का स्क्वायर बाय 2g। क्या सीखे हम कि y में जो भी वेलोसिटी होगी ना इनिशियल, उसका स्क्वायर कर दो डिवाइड बाय 2g कर दो। यहां पे y में कितनी स्पीड है, यहां पे y में है u sin थीटा, तो u sin थीटा का स्क्वायर कर दो बाय 2g, वही तो आना है। तो प्रोजेक्टाइल भी कोई एक अलग चीज नहीं है, क्योंकि सेम ही इक्वेशन से तो निकाल रहे हैं हम, बस थॉट अलग है कि हाँ पहले हमने पूरा का पूरा u दिया था y में, अब क्या दे रहे हैं, अब u sin थीटा है, तो कोई नहीं, u sin थीटा का स्क्वायर कर दो बाय 2g कर दो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी आप पहले वाले तरीके से ही कर सकते हो, यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन में भी टाइम कितना लगा था, u y बाय जी, यहाँ कितना लगा, u sin थीटा बाय जी। वहां कितना लगा था हाइट में, u स्क्वायर बाय 2g, यहाँ कितना लगा है, u sin थीटा स्क्वायर बाय 2g। जो y है रेक्टिलिनियर मोशन में ऊपर की तरफ जो था u, वही तो uy था, तो यहाँ पे uy को एक अलग तरीके से दिखा दिया। सिंपल है, काफी सिंपल है। आप मेरी बातों को दोबारा से रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और हाँ, दोनों याद रखना है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर कौन सा वाला ज्यादा, दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि u sin थीटा ही, मन में सोचो u sin थीटा का स्क्वायर ही तो uy है, तभी तो हम ये रख रहे हैं। तो आई होप आपको मैक्सिमम हाइट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग अब डराइव करते हैं। इसको स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम फाइंड करते हैं किसका एक्सप्रेशन, हॉरिजॉन्टल रेंज का। देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज में क्या आता है। अच्छा, दो चीज हमने फाइंड कर ली, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, और अब मैं कह रहा हूं हॉरिजॉन्टल रेंज। एक और पैरामीटर होता है, मैं उसको बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। स्कूल में जब एग्जाम में आएगा ना डराइव करने के लिए, तो वो बताएंगे क्या क्या चीजें डराइव करनी है। तो ये तीन चीजें होती है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको समझने का आइडिया एक जैसा है, इसलिए एक साथ कराया जाता है। एक और चीज होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, वो मैं बिल्कुल सेपरेटली पढ़ाऊंगा। वो मैं अगर पढ़ा मैं यहाँ भी सकता हूँ, उतना अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने क्या किया है कि एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं, एक और पैरामीटर होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की। प्रोजेक्टाइल जब जा रहा है तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या आती है, उसको भी लेंगे, एक सेपरेट लेक्चर की तरीके से लेंगे, बल्कि उसके तो एक दो लेक्चर लूंगा, ठीक है, क्योंकि उसके सवाल भी थोड़े टफ होते हैं, थोड़ा एक अलग तरीके से, उसमें एक अलग थॉट लगता है। इसीलिए अभी फिलहाल तीन पैरामीटर की डेरिवेशन को प्रैक्टिस करते रहना। वो चौथा पैरामीटर भी होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। एग्जाम में आएगा तो चारों पूछे तो चारों करना है, तीन पूछे तो तीनों करना है, ठीक है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ तीन पे फोकस करते हैं। क्या है ना, ज्यादा जल्दी आगे बढ़ने के चक्कर में पुरानी चीजें खराब नहीं करनी है। कुछ चीजों का ना सही प्लेस होता है समझाने का। मैं बस उस चीज को लेकर के यहाँ पे कंसर्न हूं कि हाँ मेरे को सही जगह पे सही चीज पढ़ानी है, ठीक है। बाकी हाँ कोई टीचर कहीं और पढ़ा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सबका अपना अपना फ्लो होता है। मेरा फ्लो कुछ ऐसा है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में एक अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट अच्छे से बिल्कुल बताया, एक ही चीजें मैंने क्लियर करी, बल्कि इसको रेक्टिलिनियर मोशन से मैंने लिंक भी करके बताया कि आपको ज्यादा बर्डन महसूस ना हो फाइनल रिजल्ट को याद रखने में, वहीं से थॉट मिलता जुलता है। आइए अब तीसरा पैरामीटर निकालते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल आर से, और हम डायग्राम से जानते हैं कि जहां चलना स्टार्ट किया था, फिर से जब दोबारा गिरा पार्टिकल, तो एक्स में वो दूरी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। अब सुनिए, हमें एक बात, अच्छा एक बात मैं बोलूं, एक चीज मैं यहाँ पे और सिखाऊंगा, देखना ध्यान से। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या एक्स में है, तो यहाँ पे फोकस एक्स में रहेगा। तो क्या सीखे हम, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट को वाई से मतलब होता है, क्योंकि जब मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी में नीचे से ऊपर की तरफ पार्टिकल फेंका था तो मैंने स्पीड कहाँ दी थी, वाई में, तभी तो आया था हमारे पास में u स्क्वायर बाय 2g और u बाय g जाने का टाइम। तो वाई में ही हमारा कंसर्न था। वहां से एक और लॉजिक दूंगा मैं आने वाले टाइम में। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है कि वाई में लॉजिक क्यों जा रहा है हमारा, वाई में हमारा कंसर्न क्यों है, कब, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट को लेकर के, क्योंकि सिचुएशन वाई में ही डिपेंड कर रही है। एक्स में तो क्या हो रहा है, कुछ एक्स में तो सीधे सीधे बढ़ता जा रहा है। मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी कि y का कोऑर्डिनेट पहले बढ़ा फिर घटा, और ऑफ कोर्स हाइट तो y में ही है तो y से ही मतलब होगा, और जाने का टाइम है तो वो भी y से ही रिलेटेड है।
ऐसा नहीं है कि टाइम को एक्स से मतलब नहीं है, वो निकला वाई से है। क्यों सर टाइम एक्स से क्यों नहीं निकल सकता? इसलिए निकल सकता क्योंकि हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है क्या वो पूरा का पूरा एक्स में है, वो कितना है, तो यू एक्स में जाएगा और टाइम टी। अच्छा ये टाइम कौन सा टाइम होना चाहिए? तो बच्चे कहेंगे सर ये वो वाला टाइम होना चाहिए जब पार्टिकल दोबारा से गिर चुका है, और ये वाला टाइम क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं x में इक्वेशन लिखता हूं तो क्या लिखता हूं? x बराबर u x का यानी कि cos थीटा इंटू में t। इसमें मैंने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इंटू में टाइम। मैंने इसमें u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अरे अगर मैं ए टी स्क्वायर लिखता यहाँ पे तो ax तो जीरो है ना, तो यहां से टाइम की वैल्यू अगर मैं निकालू भी तो क्या आएगा? x बाय यू कॉस थीटा, और कुछ यहां से आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये नॉन एक्सेलरेटेड है, नॉन एक्सेलरेटेड है। यहां पे ए टी स्क्वायर वाला टाइम तो खत्म ही हो गया। याद करो मैंने जब वहां पे इक्वेशन लिखी थी y में, तो मैंने क्या लिखी थी? y बराबर u साइन थीटा t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो मैंने इसको y को जीरो किया था। क्यों किया था जीरो? कि टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जब दोबारा से y जीरो हो जाएगा। तो यहां से टाइम को मैंने कॉमन निकाला था, तो एक टाइम की वैल्यू जीरो आई थी और एक टाइम की वैल्यू आई थी 2u sin थीटा बाई जी। मैं बस ये सिखाना चाह रहा हूं कि सर x से टाइम क्यों नहीं निकल रहा। आपको क्या याद रखना है? x से टाइम इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि टाइम की वैल्यू यहां से x बाय यू cos थीटा आ रही है, जो कि सही बात नहीं है। क्या टाइम सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंड करेगा? नहीं, y पे भी तो करेगा। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आया था? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आया था 2u y बाय जी। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ y पे डिपेंड कर रहा है, तो सच्चाई पता है क्या है? अगर मैं x से निकालूंगा तो ये आएगा, y से निकालूंगा तो ये आएगा। अब सुनना ध्यान से, टाइम जो है ना, टाइम जो है उसमें अगर मैं टाइम x से निकालना चाहूँ तो x का कोऑर्डिनेट तो चेंज हो गया, 0 से r हो गया, लेकिन y का चेंज नहीं हुआ। और यहीं से हमें फायदा मिला कि y का चेंज नहीं हुआ तो y तो जीरो ही रहा, और यहां से हमने टाइम की वैल्यू निकाली। तो मैं क्या कह रहा हूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमें y एक्सिस में इसलिए ध्यान देना है। इस तरीके से लॉजिक भी ले सकते हैं कि पहला लॉजिक तो क्या है कि जब हमने पार्टिकल को ऊपर फेंका था तो क्या u बाई जी आया था? कहां फेंका था? y पे, इसलिए y से निकाल रहे हैं। दूसरा, y जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो वहां से टाइम जब निकालेंगे तो y मेरा दोबारा से जीरो, यानी कि y चेंज नहीं हो रहा है। तो जो चेंज नहीं हो रहा है वहां से टाइम निकालो। x तो सर चेंज हो रहा है, x लगातार चेंज हो रहा है, x कीप ऑन इंक्रीजिंग, वो हमेशा बढ़ता जा रहा है। y पहले बढ़ा फिर दोबारा घट गया, तो y से टाइम निकालना आसान है, y का ही एक्सप्रेशन से टाइम निकलता है। क्या सर ये गलत है? क्या ये गलत नहीं है, ये गलत बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या मैं इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलूंगा? नहीं बोल सकता ना भाई, ये तो कोई जनरल टाइम है ना, ये तो कोई जनरल टाइम है। हाँ, ये वाले को बोलूंगा मैं। क्यों बोलूंगा? क्योंकि y जब दोबारा जीरो हुआ तभी तो टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है? गया और वापस आ गया। तो y जब दोबारा से जीरो हुआ तो टाइम ऑफ फ्लाइट आया, इसलिए इसका मतलब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट y से निकालना चाहिए। तो ये पूरी कहानी जो मैंने आपको सुनाई, इसको एक बार ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आपको डेराइव करने का लॉजिक समझ में आएगा कि क्यों इस तरीके से ही डेरिवेशन करी जा रही है। आइए, तो r कितना हो गया? ux, और टाइम कितना है? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। अच्छा ux कितना है हमारे पास में? ux है u साइन थीटा, ठीक है, u साइन थीटा। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2u, सॉरी ux हमारे पास में u cos थीटा, u cos थीटा। और ये कितना है? 2u साइन थीटा बाय जी। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा बाय जी। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल है, मैथ्स का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो इस 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह मैं क्या रखूंगा? यू स्क्वायर को तो सिंपली रख देंगे, जैसा था पहले वैसे ही रख देंगे। ये हो गया साइन 2 थीटा बाय जी। और ये कितना है हमारे पास में? ये हमारे पास में कैपिटल आर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का एक फॉर्मूला क्या आ गया? बिल्कुल याद रखना है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो एक तरीके से कैलकुलेशन करी तो हमें एक फॉर्मूला मिला। अब मैं इसको हटा रहा हूं। मैंने यहाँ ये लॉजिक दिया था कि क्यों टाइम ऑफ फ्लाइट को वाई से ही निकाला गया। मेरी बात को दोबारा सुनिएगा, लॉजिक सिर्फ इतना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जब एक्स में तो एक्स तो कभी दोबारा से रिपीट हो ही नहीं रहा है, एक्स तो वही आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कोई
कोई लॉजिक नहीं बन रहा है एक्स में, वाई में बन रहा है कि हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या था, पहले वाई जीरो था, फिर से वाई जब जीरो हुआ तब टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसलिए वाई पे फोकस किया हमने। तो वो पूरी कहानी आप लोग सुनिएगा दोबारा से ध्यान से। अब अगर मैं इसको एक अलग तरीके से लिखूं, क्या आर को मैंने यही लिखा यू एक्स और टी, तो यू एक्स को तो यू एक्स ही लिख देंगे, टी को क्या मैं टू यू वाई बाय जी लिख सकता हूं। तो मेरे पास में आर का एक और फॉर्मूला क्या आ गया, आर का एक और फॉर्मूला आ गया टू यू एक्स यू वाई बाय जी। आपको ये भी याद रखना है क्योंकि मैंने आपको तीनों चीजें यू एक्स यू वाई के फॉर्म में और यू और साइन थीटा के फॉर्म में मैंने आपको बताया। कई बार क्या होगा ना, एंगल नहीं दिया हुआ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई को अलग अलग स्पीड में दे रखा होगा। बोला होगा मैंने एक ऐसे ऑब्जेक्ट को मैंने प्रोजेक्ट किया कि उसकी एक्स में स्पीड 30 है, वाई में 40 है, एंगल नहीं देगा। तो जब एंगल नहीं देगा तब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, और जब एंगल देगा तब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो आई होप आपको एक एक चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, मैं देखता हूं, हाँ चीजें विजिबल है। चलिए स्क्रीन को पॉज करो और नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हॉरिजॉन्टल रेंज में ना कुछ चीजें है समझने वाली, ऐसे हेडिंग लगाना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मैं इन चीजों को हटा देता हूं क्योंकि अब मेरे को तो फॉर्मूला याद है और आप लोग भी देखना, मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये वाला फॉर्मूला देखो यही आया था, तो आप लोग वहां से देखना, मेरे को भी जगह की जरूरत है यहाँ पे। तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हॉरिजॉन्टल रेंज में। अभी डेरिवेशन खत्म नहीं हुई है, चली रही है डेरिवेशन, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल रेंज में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको समझिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि ना हॉरिजॉन्टल रेंज की मैक्सिमम वैल्यू निकालो क्या होगी, ऐसा बोला जाता है कि अगर दो व्यक्ति है सेम उनकी फेंकने की क्षमता है, यानी कि यू दोनों सेम दे रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एंगल पे कुछ निर्भर कर रहा हो, यानी कि एंगल को चेंज करने से आर पे कुछ फर्क पड़ रहा है, और अगर पड़ रहा है तो आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। आप लोगों ने देखा होगा जैवलिन थ्रो के स्पोर्ट्स में उनकी ट्रेनिंग होती है कि पर्टिकुलर किस एंगल पे चीजों को फेंका जाए, किस एंगल पे चीजों को फेंका जाए, जैवलिन को फेंका जाए ताकि वो मैक्सिमम दूरी तक जाए, ताकि हम वो गेम को विन कर पाए। तो किस एंगल पे फेंका जाए उनकी इसी बात की प्रैक्टिस होती है। उनका एल्बो और शोल्डर का एंगल क्या होना चाहिए, प्रोजेक्टाइल का एंगल क्या होना चाहिए, जैवलिन का एंगल क्या होना चाहिए हॉरिजॉन्टल के साथ, कि वो हॉरिजॉन्टल सेम क्षमता वाले व्यक्ति का, यानी कि मैं अगर ताकत उतनी ही लगाऊं जितनी मैं हर बार लगा रहा हूं, तो किसी एंगल पे तो मैक्सिमम जाएगा ना, वो निकालना है। आइए वो निकालते हैं। तो मेरे को पता है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब जरा सुनिए ध्यान से, क्या जी की वैल्यू कभी चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, और उस व्यक्ति की क्षमता अगर सेम है तो वो हर बार सेम स्पीड से फेंकेगा। तो यू और जी तो सेम है, सारा का सारा खेल कब होगा, अगर मैं बोलूँगी ना इफ आर को मेरे को अगर मैक्स करना है देन सिर्फ और सिर्फ मैं साइन 2 थीटा की वैल्यू को चेंज कर सकता हूं। तो साइन 2 थीटा विल बी मैक्स होना चाहिए अगर मेरे को आर मैक्स लाना है। तो साइन 2 थीटा मैक्स की वैल्यू किसी भी साइन एंगल की, ये एक एंगल है इसका साइन लिया गया है, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, +1 होता है। इसका मतलब साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब अगर 1 को मैं साइन के फॉर्म में लिखूं तो क्या मैं ये लिखूंगा कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री। इसका मतलब 2 थीटा की जो वैल्यू है क्या वो 90 के बराबर है। इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया था मैंने, थीटा को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये कहां से बनता है, हॉरिजॉन्टल से बनता है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90/2। ये कितना आ गया, 45 डिग्री। इसको रेडियन में हम π/4 भी लिखते हैं, पता होगा आप लोगों को, क्योंकि 90 हो जाएगा π/2। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए मैक्सिमम रेंज के लिए, फॉर मैक्सिमम रेंज कितना होना चाहिए, π/4। तो उनकी प्रैक्टिस, स्पोर्ट्स पर्सन की जैवलिन थ्रो करने वाले की प्रैक्टिस इस बात की होती है कि 45 डिग्री पे हमेशा फेंको जैवलिन को ताकि वो मैक्सिमम जाए। ठीक है, आइए तो ये स्पेशल केस आता है कि किस एंगल पे हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होती है। आई होप आपको हर एक चीज समझ में आ रही होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसमें एक और, ये तो हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला, एक और अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रब करता हूं। आप लोग स्क्रीन को पॉज कर लो और इसको नोट कर लो।
चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो क्या याद रखेंगे हम लोग कि मैक्सिमम जो वैल्यू होती है रेंज की वो किस एंगल पे होती है, वो एंगल होता है 45 डिग्री। ऑफ कोर्स फेंकने की स्पीड हमेशा सेम होनी चाहिए। मान लो कोई 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा है जेवलिन को, या 50 मीटर पर सेकंड से, मान लो कोई एक फिक्स स्पीड मान लो 50 मीटर पर सेकंड से जेवलिन को फेंक रहा है। तो एक बार उसने फेंका 20 डिग्री पे, एक बार उसने फेंका 40 डिग्री पे, एक बार फेंका उसने 45 डिग्री पे, तो मैक्सिमम किस पे आएगा? 45 डिग्री पे आएगा। ना 20 पे आएगा ना 40 पे आएगा, वो 45 पे आएगा मैक्सिमम। अच्छा अगर 45 से ज्यादा 70 डिग्री पे वो फिर घट जाएगा, वो फिर घट जाएगा, रेंज फिर घट जाएगा। तब क्या होगा ना, 70 डिग्री पे ज्यादा ऊपर जाएगा लेकिन वो पहले ही गिर जाएगा। 45 पे क्या होगा, जाएगा और सबसे ज्यादा दूरी पे जाएगा। अच्छा ऑफकोर्स 20 पे तो कम ही गिर जाएगा। ठीक है, तो जो भी मैंने बोला ना वो कुछ ऐसा है, वो कुछ ऐसा है कि अगर उसने फेंका ऐसे करके 20 डिग्री पे, फिर 30 डिग्री पे, फिर 45 डिग्री पे, ठीक है, तो 20 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया। अब अगर वो और एंगल ले 70 डिग्री ले तो फिर वो कहीं यहाँ पे, जरूरी नहीं है 20 वाले के साथ, कहीं पीछे गिरेगा। ठीक है, क्या समझ में आ रही बात? चलिए मैक्सिमम किस पे होता है? 45 से। 45 से ज्यादा पे भी कम हो जाती है रेंज, 45 से कम पे भी कम हो जाती है रेंज। इस पे एक आधा मैं सवाल लूंगा, आने वाले वीडियोस में सवाल लूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि कितना 45 से ज्यादा जाए, ताकि 45 से कम में, यानी कि ऐसा समझिए कि 10 डिग्री पे जो है तो 45 से कितना कम है? 35 डिग्री। और अगर मैं 45 से 35 को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 80 डिग्री। तो क्या 10 डिग्री और 80 डिग्री पे क्या सेम होगा? ये सब देखेंगे बाद में जब सवाल आएंगे। आइए, अच्छा मैं सवालों को शॉर्ट्स के फॉर्म में भी डाल रहा हूँ, तो आई होप आप लोग उसको भी देख रहे होंगे, आपको उनसे भी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो जो सवाल मैं शॉर्ट्स के रूप में डाल रहा हूँ ना, आप लोग तो पॉज करके उसे ट्राई करिएगा। मैं कोशिश करता हूँ एक शॉर्ट में 2 क्वेश्चन, एक आपको होमवर्क के लिए, एक मैं खुद एक्सप्लेन करता हूँ, और वो सारे प्रीवियस ईयर के अच्छे सवाल है जिससे आपका कंसेप्ट डेवलप होगा, तो आप उसको भी अटेंड करिएगा। ठीक है, वो भी इसी का पार्ट है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं और आपको रिवीजन के लिए बहुत जरूरी होता है। आपने थ्योरी पढ़ तो ली, रिवीजन के लिए जरूरी, तो आप शॉर्ट के थ्रू रिवीजन कर सकते हैं। आइए सेकंड पॉइंट इसमें देखिए, सेकंड पॉइंट कुछ ऐसा है, आपने सुना होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सुना है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनको ऐड करने पे 90 आता है। मतलब अगर एक एंगल मेरा थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा मेरे पास में 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो क्या करते हैं ना, एक बार मैं ना आर एट थीटा देखता हूँ कि किसी एक थीटा एंगल पे रेंज कितना आता है। तो हमें पता है कि थीटा एंगल पे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आता है। अच्छा ठीक है, अब अगर मैं देखूँ कि आर एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि 90 माइनस थीटा, इसका वाला कॉम्प्लीमेंट्री वो कितना आएगा? तो कुछ नहीं करना है हमें, थीटा की जगह मैं क्या रख दूंगा अब की बार? 90 माइनस थीटा रख दूंगा, 90 माइनस थीटा रख दूंगा। तो आर एट 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? आर एट 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा यू स्क्वायर, 2 को अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा बाय जी हो जाएगा। तो मेरे पास में आर एट 90 माइनस थीटा यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे कितना आएगा? तो यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा। इसको समझिए, इस चीज को बोलते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 होता है, और अगेन ये फिर से 360 हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है। चलिए 180 माइनस, हमेशा एंगल किस में नापते हैं? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो यहां से यहां गए, ये हो गया 180, और अब बोल रहा है माइनस, ये तो 180 प्लस का, और अब बोल रहा है माइनस का 2 थीटा। तो कहीं ना कहीं हम सेकंड क्वाड्रेंट में आए हुए। क्या कह रहा हूं मैं? 180 माइनस 2 थीटा का मतलब क्या है कि 180 से कम, 180 से कम, 180 तो गया प्लस में, तो प्लस है,
तो 180 को चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और 2 थीटा के आगे माइनस है तो उसको चलेंगे क्लॉकवाइज सेंस में। तो कहीं ना कहीं हम सेकंड में रहेंगे। और सेकंड वाले क्वाड्रेंट में सुनिएगा, यहाँ पे होता है ऑल, और ये होता है साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। और थर्ड में होता है टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। और फोर्थ में होता है कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। आप कैसे याद रखोगे? आप याद रखोगे पहले लेटर से, ए एस टी सी। दोबारा सुनिए, ऑल, साइन और कॉसेक, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ऑल, साइन और कॉसेक, टेन और कॉट, कॉस और सेक। इनके पहले पहले लेटर को ध्यान से देखिए। ए से आफ्टर, एस से स्कूल, टी से टू, सी से कॉलेज। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो आप कैसे याद रखेंगे? आप फर्स्ट क्वाड्रेंट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर में ऑल, स्कूल में साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक। टू, आफ्टर स्कूल टू, तो टू में टेन, और टेन का उल्टा कॉट। फिर कॉलेज, तो कॉलेज में कॉस, कॉस का उल्टा सेक। अब इसको क्यों बताया? ऑल का मतलब है ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे साइन और कॉसेक का मतलब है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो सेकंड में क्या साइन पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि 180 माइनस 2 थीटा, तो क्या साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा? यहाँ पे क्या है? साइन है। तो ये सारी कहानी आपको पता होनी चाहिए। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा तो पॉजिटिव का ही निकलेगा, साइन पॉजिटिव का निकलता है, और वो कितना निकलता है? 2 थीटा के बराबर। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहां पे क्या सीखे हम कि जो आर हमारा थीटा एंगल पर है वही आर हमारा 90 माइनस थीटा पर है, वही आर हमारा 90 माइनस थीटा पर है। तो क्या सीखे हम यहाँ पे कि आर एट थीटा इक्वल्स टू आर एट 90 माइनस थीटा। मैक्सिमम नहीं होगा ये, अगर आप मैक्सिमम के लिए चेक करोगे तो थीटा की वैल्यू क्या रखोगे? 45। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 90 माइनस 45, तो 45 आ जाएगा। तो ऑफकोर्स आर 45 के बराबर, वो तो मैक्सिमम हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपने थीटा की वैल्यू 30 रखी है तो आर एट 30 डिग्री ये बराबर हो जाएगा आर एट 90 माइनस 30, 60 के बराबर। यानी कि 30 डिग्री पे जो हॉरिजॉन्टल रेंज आएगा वही आएगा 60 डिग्री पे, वही आएगा 60 डिग्री पे। अगर ऐसे समझना चाहे कोई, अगर मैं यहाँ पे 1 डिग्री रखूं, आर एट 1 डिग्री, ये किसके बराबर हो जाएगा? 89 डिग्री के। यानी कि 1 डिग्री पे भी रेंज वही आएगा और 89 डिग्री पे भी रेंज वही आएगा। इसीलिए इसके बीचों बीच 45 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, इसके बीचों बीच 45 डिग्री पे मैक्सिमम होगा। तो जरा सुनिए ध्यान से, मैं अगर 20 डिग्री पे फेंकूं और मैं 70 डिग्री पे फेंकूं तो दोनों पे रेंज बराबर होगा, 20 और 70। समझ में आ रही बात? लेकिन मैं इसमें एक ना लॉजिक और देना चाहता हूँ, उसको समझिएगा। अब मैं फालतू की चीजें यहाँ से मिटा रहा हूँ, पूरा कंक्लूजन आपको आना चाहिए, पूरा कंक्लूजन आपको आना चाहिए। एग्जाम में सवाल आते भी है कि किसके लिए, एग्जाम में सवाल क्या आता है कि किस वाले के लिए, किस एंगल पे, किस दो अलग अलग एंगल पे रेंज हमारा इक्वल होता है। तो हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, और ये सब कुछ करके दिखाएंगे, ये सब कुछ करके हमें दिखाना होगा। चलिए अब इसी में एक चीज मैं और दिखाना चाहता हूं आपको, वो इसी में चल रहा है सेकंड पॉइंट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट के सेकंड वाले पॉइंट में। ये मैथ से थोड़ी सी ये समझना होगा आपको, इसको स्क्रीन को पॉज करके बार बार सुनना मेरे को, मैंने हर एक चीज बताई आपको कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर ही क्यों होता है। आइए क्या कहते हैं, जरा ध्यान सुनना। यानी कि 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे रेंज बराबर, ठीक है, 20 डिग्री पे 70 डिग्री पे रेंज बराबर। तो सर कुछ तो अलग हुआ होगा ना? हाँ अलग हुआ होगा, दो अलग अलग एंगल पे कुछ तो अलग होगा, लेकिन कुछ सेम होगा। क्या सेम है? अगर मैं 30 डिग्री की बात करूं और अगर मैं 60 डिग्री की बात करूं तो दोनों का रेंज देखिए, ये 60 ये 30, तो दोनों का रेंज तो ऑफ कोर्स बराबर है, लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा ऊंचाई तक गया फिर आया और ये कम ऊंचाई तक गया फिर आया, तो इसको टाइम कम लगा होगा। तो हमको ये पता होना चाहिए
कि टाइम ऑफ फ्लाइट एट 30 डिग्री ये कम होगा किससे, टाइम ऑफ फ्लाइट एट 60 डिग्री के। ये फर्क है, ये फर्क है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, और ऑफ कोर्स हाइट की बात भी हो रही है, हाइट 30 डिग्री पे कम होगी इसलिए तो टाइम कम होगा, हाइट 60 डिग्री पे ज्यादा होगी इसलिए तो टाइम ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा एक एंगल जाएगा, एक एंगल अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में के फॉर्म में सोचूं, ये नहीं कह रहा हूं कि 180 से भी ज्यादा एंगल रहेगा, नहीं 180 ज्यादा नहीं रहेगा, 0 से लेकर के 90 के बीच में ही प्रोजेक्टाइल बनता है। उसके बाद तो आप दूसरी तरफ फेंकने लग जाओगे ना। अगर आप, मैं बोल रहा हूँ कि 1 डिग्री फेंका, 2 डिग्री फेंका, 3 डिग्री पे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या 90 फेंकोगे, जो कि हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा, और अगर 180 फेंकोगे तो प्रोजेक्टाइल तो मेरा उस तरफ जाने लग जाएगा ना। तो 0 से लेकर के 90 के बीच में होता है, 45 पे मैक्सिमम होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे इक्वल होता है, क्या रेंज इक्वल होता है, बट हाइट एंगल बढ़ाने पे बढ़ता है ऑफ कोर्स 90 के रेंज तक में, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी 90 के रेंज तक में बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि अगर हाइट बढ़ जाता है पार्टिकल को ऊपर जाने का टाइम थोड़ा और लगता है, फिर नीचे आने का टाइम थोड़ा और लगता है, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ जाता है। आई होप मैंने आपको एक एक चीजें बिल्कुल डेप्थ में बताई होगी, मैंने एक भी चीज नहीं छोड़ी है, चाहे वो थ्योरेटिकल सवाल हो, चाहे वो डेरिवेशन से रिलेटेड हो। और बेसिकली अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन ही कराई है, और इसका जो फोर्स वाला जो पैरामीटर होता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, वो हम एक अलग तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल अलग तरीके से। अभी मैं इसमें मिक्स नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पे जो थॉट लगना था वो 3 चीजों में सेम थॉट लगना था। क्या क्या था, हॉरिजॉन्टल रेंज, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट जिसमें एसेंट टाइम डिसेंट टाइम, फिर हमारे पास में मैक्सिमम हाइट और एक हॉरिजॉन्टल रेंज, और हॉरिजॉन्टल रेंज के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं पे अगले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि इसमें मैं सवाल भी लूंगा, बट ये वीडियो का लेंथ थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। तो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस, इनके भी इन पे अलग अलग तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं, और मैं प्रैक्टिस के सेंस में ये नहीं कि कुछ भी सवाल ले लूंगा, जो चीज मैंने आपको सिखाई ये आपके दिमाग में ज्यादातर एम्बेडेड रहे, इन चीजों की प्रैक्टिस भी हो जाए और सारे वेराइटी भी कवर हो जाए। बहुत प्रिसाइज तरीके से मैं चुन के लाऊंगा सवालों को, उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। बल्कि मैं आज भी लाया था, बट कोई नहीं, अब सवाल अब नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, डू हार्ड वर्क विथ हैप्पी माइंड, एंड पेरेंट्स एंड कंट्री प्राउड ऑफ यू। एक बात और, लव यू ऑल, और आप लोग हमें जरूर से सपोर्ट करते रहिए ताकि हम रेगुलरली वीडियो लेक्चर को ऐसे ही अपलोड करते रहे। चलिए, लव यू ऑल।